ओके स्टूडेंट्स, आओ शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर को, लैब प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए। अब रिस्क हम लोगों में भी जाना है और जो कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स है, उसके बारे में मैं तुझे बताऊंगा कि वो रिस्पायरेशन आखिरकार करता कैसे है। फिलहाल जो हमारा टॉपिक है वो दिया गया है रिस्पायरेशन इन एमीबा, यानी कि एमीबा जो है वो रिस्पायरेशन आखिरकार करेगा तो करेगा कैसे, यानी कि करता कैसे, उसी की बातें मैं कर रहा हूँ और वही चीज मैं तुझसे डिस्कस कर रहा हूँ। और तो इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अमीबा जो है उसके बारे में नहीं पता तो अभी से भी जानिए, कुछ बिगड़ा नहीं है। अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसके पास कुछ भी नहीं होता, वेल डिफरेंशिएटेड, बस एक सेल होता है, बस उसी से हर एक चीज को करना होता है। सपोज दैट कि ये अमीबा अभी वाटर में है, जनरली ये वाटर में ही रहता है, गीला एरिया पर ही रहेगा अमीबा, वाटर में है। और पानी में तो ऑक्सीजन डिजोल्व रहता ही है जी, हाँ बिल्कुल रहता है, पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व। तो होगा क्या, जो ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व्ड है, जो ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व्ड है, और ये जो अमीबा का शेप आप देख रहे हैं, ये इसका सेल मेम्ब्रेन है, इसका, इस अमीबा का, क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व्ड है, O2 मौजूद है इन वाटर, अब ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अमीबा में एंट्री लेगा बाय ए प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, यानी कि सिंपल डिफ्यूजन के जरिए ये ऑक्सीजन जो वाटर में घुला हुआ है, अब वाटर में ना रहकर ये अमीबा में चला जाएगा, क्लियर। अब चूंकि अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसका बहुत बड़ा सेल नहीं है और बहुत वास्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसीलिए डिफ्यूजन इसके बॉडी में, डिफ्यूजन इस अमीबा के लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है कि ऑक्सीजन हर एक जगह पहुंचा देगा, वो भी क्षण भर में, यानी कि क्विकली, क्योंकि ऑक्सीजन जल्दी जल्दी तुरंत तुरंत हमेशा सप्लाई होना चाहिए इन द रेगुलर मैनर, क्लियर है जी। तो डिफ्यूजन तो इसका पूर्ति कर देगा ऑक्सीजन हर एक सेल में। तो चूंकि रिस्पायरेशन ऑक्सीजन एंट्री लिया है और डिफ्यूजन के चलते एंट्री लिया है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो रिस्पायरेशन का प्रक्रिया चलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो वेस्ट के रूप में बाहर आएगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा तब होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलेगा, तो इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन के चलते ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा, अमीबा के बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ऐसे ही अमीबा रिस्पायरेशन करता है। यही तरीका है रिस्पायरेशन करने का, किसका, इसमें, तो ये इस अमीबा यूज देयर सेल मेम्ब्रेन to get oxygen by a process which is called as diffusion। एक लाइन में अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। ये रिस्पायरेशन इन अमीबा आपको कंप्लीट करवा दिया, कैसे होता है क्या होता है आपको डिटेल में समझा दिया। अब कुछ बातें हैं जो लिख लीजिए, लिखेगा अमीबा गेट ऑक्सीजन through cell membrane या फिर इसको ऐसे लिखो, amoeba get dissolved oxygen in water through cell membrane, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ये क्या करेगा, जो कुछ भी वाटर में घुला है ऑक्सीजन उसको ये अब्जॉर्ब करेगा, यानी कि अब्सॉर्बित कर लेगा। लेकिन किसके द्वारा, कोई पूछेगा कैसे, तो बाय ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया चलेगा कॉल्ड डिफ्यूजन। उसका क्या नाम है जी, उसका नाम है डिफ्यूजन। ये तो स्पष्ट हो गया। और ये
क्लियर भी हो गया है ना। बस इस एमीबा रेस्पिरेशन इन एमीबा के बारे में इतना ही है और कुछ विशेष नहीं है। क्योंकि आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो एक जो सबसे मुख्य प्रश्न उठता है और सबसे बड़ा प्रश्न उठता है वो मैं करूंगा, बट उससे पहले आप ये फिगर ड्रा कीजिए और ये बातें जो मैंने लिखाया है इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, जब ये प्रश्न की मैं बातें करूं तो ये प्रश्न आपसे किया क्या जा रहा है उसके बारे में मैं तुझसे बताता हूं और समझाता हूं। ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है diffusion is sufficient to meet oxygen requirement in unicellular organisms like amoeba while it is insufficient for multicellular organisms like a human। भाई अब अभी भी मैंने क्या क्वेश्चन पढ़ा है वो मैं तुझे समझाता हूँ। ये क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि जो डिफ्यूजन का प्रक्रिया आप बार बार कहते हैं कि एमीबा में रिस्पिरेशन हो रहा तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाएगा, तो सही बोलता हूँ और सही होता है और यही होता ही है। बट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है एमीबा वो तो डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन ले लेता है और उसके बॉडी में पूर्ति भी हो जाता है। बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है हम लोग वो डिफ्यूजन की मदद से ऑक्सीजन प्रॉपर वे में कहां नहीं प्राप्त कर सकते या फिर कहां नहीं प्राप्त करते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, यही इस क्वेश्चन का मकसद है। क्योंकि हम लोग तो एकदम ऑक्सीजन लेते हैं तो डिफ्यूजन के सहारा नहीं जाता है। क्लियर है ना। इसके पीछे का रीजन है। सबसे पहले मैं तुझसे बताता हूं कि जो एमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जो अभी भी मैंने तुझे बताया और सिखाया कि आखिरकार ये क्या यही जो रिस्पिरेशन हुआ एमीबा में वो मैंने तुझे बताया डिफ्यूजन के सहारे सेल मेम्ब्रेन से एंट्री थे। बट कोई और भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है क्या जो एमीबा के सहारे ही डिफ्यूजन के सहारे ही रिस्पिरेशन करेगा जी? हाँ बिल्कुल है। तो नाम क्या है? नाम है पैरामीशियम एंड प्लैनेरिया। पैरामीशियम और प्लैनेरिया भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जो जस्ट लाइक एमीबा जैसा ही क्या करता है, तो जस्ट लाइक एमीबा के जैसा ही वो भी रिस्पिरेशन करता है। दैट्स सिंपल। क्लियर है। अब आपने ये सीख लिया और जान लिया। अब समय आ गया है कोई पूछेगा कि प्लैनेरिया और पैरामीशियम कैसे करेगा रिस्पिरेशन, तो एमीबा के थ्रू। या फिर क्वेश्चन में एमीबा ना दे करके पैरामीशियम दे, बोर्ड एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, या फिर प्लैनेरिया दे, तब जस्ट लाइक एमीबा की तरह ही बस उसका जो प्लैनेरिया का पीरियड होता है वो ट्राई कीजिएगा और बाकी सारा मेथड्स वही रहेगा, बाकी लिखने का स्टाइल भी वही रहेगा। बस एमीबा की जगह पैरामीशियम लिखिएगा अगर पैरामीशियम के केस में देता है तो, और अगर प्लैनेरिया का निर्देश देता है तो एमीबा की जगह पर प्लैनेरिया लिखिए। बाकी सब सेम ही प्रोसेस रहेगा जो मैंने एमीबा में बताया। खैर एनीवेज अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करता हूं। तो क्यों आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो रीजन ये है, जब मैं एमीबा की बातें कर रहा हूं तो वो एक छोटा सा जीव है जी, उसका बॉडी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसका जो आकार है वो बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है। क्लियर है ना। उसका सरफेस एरिया भी बहुत कम, वॉल्यूम भी बहुत कम। बॉडी का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन हम लोगों में क्या है, द वॉल्यूम ऑफ आवर बॉडी इज बिग, बहुत बड़ा है जो हमारा वॉल्यूम है बॉडी का। जब हमारा बॉडी का वॉल्यूम ही बड़ा है और डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है स्टूडेंट, बट फिर भी एमीबा में पूर्ति कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटा जो है जी, वॉल्यूम का साइज बहुत छोटा होता है ना एमीबा में, इसीलिए डिफ्यूजन फिर भी उसको पूर्ति कर देता है। बट हम लोगों में मेरा बॉडी कॉम्प्लेक्स होता है, ह्यूमन बीइंग्स चाहे टाइगर हो, चाहे लायन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कौवा ही कहे ना हो, उसका बॉडी का साइज लार्ज होता है, इसीलिए डिफ्यूजन जो है वो कभी पूर्ति कर ही नहीं सकता हम लोगों में। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है
अगर मैं तुझसे कहूं तो हमारे अंदर जो सांस गया है, अगर डिफ्यूजन के मदद से रिस्पायरेशन होगा तो 3 साल लगेगा ऑक्सीजन को पहुंचने में पैर तक। सोचो, अरे कुछ मिनट ही नहीं रह सकते हैं और 3 साल आप बोलते हैं सर। 3 साल तक तुम बर्दाश्त कर लोगे कि कोई बात नहीं, हम डिफ्यूजन के सहारे ही ऑक्सीजन लेंगे और उसी के सहारे ही रिस्पायरेशन करेंगे। 3 साल तो बहुत दूर की बातें कर रहा हूं। शायद 3 मिनट भी बहुत कह दिए, शायद 1 मिनट में ही व्याकुल हो जाओगे, कह रहे ये क्या हो गया, ऑक्सीजन मिल क्यों नहीं रहा। ये पहला रीजन हुआ कि डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस है। और दूसरा कारण ये है कि हम लोगों का बॉडी जो है वो बिग है, बड़ा साइज है, सरफेस एरिया भी, और कॉम्प्लेक्स है, हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी है हमारा बॉडी, इसीलिए डिफ्यूजन कोई पूर्ति कर ही नहीं सकता। Have you gotten your answer? Yes, we have got your answer. तो अब समझ आ गया है कि इसे लिखा ही डालें। लिखेगा since amoeba is a simple unicellular organism. Simple organisms and उसका जो बॉडी है उसके बारे में लिख दो। and their volume is a small होता है, लेकिन हम लोगों को केस में क्या है, whereas ह्यूमन बींग्स की मैं बातें करूं तो हम लोग तो है ही हैं हैवान, हमारा तो साइज ही बड़ा होता है। तो ह्यूमन बींग्स इज beings have large volume of their body। हमारा जो बॉडी का आकार है वो बहुत बड़ा है, इसीलिए लिख देंगे कि so that's why by diffusion we can't get proper ऑक्सीजन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बिकॉज ये भी लिख लो, बिकॉज डिफ्यूजन इज ए स्लो प्रोसेस। क्योंकि डिफ्यूजन जो है बहुत ही स्लो प्रक्रिया है जी। बताया ना कि 3 साल लग जाएगा हमारे बॉडी में ही पूरा ऑक्सीजन फैलने में, डिफ्यूजन की प्रक्रिया के उतना दिन तक लगे जिए में। तो इसका आंसर आपको मिल चुका है। अब क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो हम लोगों में क्या होता है, डिफ्यूजन नहीं आता बल्कि एक सर्कुलेटरी सिस्टम ही होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ही, जो कि हमारा ऑक्सीजन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है उसको हर एक सेल में लेकर जा सकते हैं, वो भी क्यूबिकली, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है ना। ब्लड में क्या रहता है, हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन ही तो है जो ऑक्सीजन को ढोता है और बहुत तेजी से हर एक जगह पहुंचा देता है हमारे बॉडी में। डिफ्यूजन से कभी संभव है ही नहीं। तो आपका उत्तर मिल चुका है कि कहा संभव नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे। उससे पहले मैं ये मिटा दूंगा, अगर नहीं लिखे हैं तो इसे लिख लीजिए और देख लो, समझ लो, सीख लो। कोई कंफ्यूजन है तो बोलेगा। क्लियर है? क्लियर है जी। अब चूंकि होगा क्या, जब रिस्पायरेशन इन अर्थवॉर्म्स, रिस्पायरेशन इन अर्थवॉर्म यानी कि अब अर्थवॉर्म
जो है वो कैसे आखिरकार रिस्पायरेशन करता है या फिर कैसे करेगा, उसके बारे में तुझसे बतलाता हूँ और सिखाता हूँ। जो अर्थवर्म आप बरसात के दिनों में आसानी से देखते हैं कि सड़क पर भी बहुत सारा आ जाता है, जब बारिश को हो जाए तो गेट पर भी आ जाता है, इधर उधर बहुत सारे चलने में तकलीफें होती है। अर्थवर्म जब बाहर आ जाता है, चलने में तकलीफ होता है, अर्थवर्म बाहर आ जाता है तो कैसे? अरे उसमें अगर पैर पड़ जाएगा तो मर जाएगा ना जी, बहुत सा नाजुक सा नरम मुलायम सा जीव है। और अर्थवर्म का जो ये स्किन होता है ना ऊपर का, वेरी थिन एंड मॉइस्ट होता है। तो इसका जो पतला और एकदम चिपचिपा जैसा जो स्किन होता है, उसी के मदद से ये ऑक्सीजन को अंदर अवशोषित कर लेता है। नहीं, डिफ्यूजन की प्रक्रिया से नहीं, ये बस ऐसे ही ये कर लेगा, मॉइस्ट स्किन से और थिन स्किन से ऑक्सीजन को एंट्री ले लेगा। ये जो ऊपर का ये स्किन देख रहे हो, ये अर्थवर्म का, वो बहुत ज्यादा पतला होता है एंड मॉइस्ट होता है, यानी कि गीला गीला जैसा महसूस होगा अगर तुम उसे छुओगे तो, हाथ में कभी लिया होगा तो। एनीवेज, तो वही मैं तुझसे बता रहा हूँ कि जब इसने मॉइस्ट स्किन और थिन स्किन से ऑक्सीजन को एंट्री ले लिया तो रिस्पायरेशन का प्रक्रिया चलेगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा ना, क्योंकि रिस्पायरेशन होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज दिया जाएगा, एनवायरनमेंट में बाहर एक्सपेल कर दिया जाएगा। क्लियर है जी? इसी मॉइस्ट स्किन से बाहर आ जाएगा, जैसे ऑक्सीजन आया उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे? तो लिखना चाहते हो तो यहीं लिख लो, अर्थवर्म्स हैव thin and moist skin. Through which they exchanges, जिसके मदद से ये क्या करेगा? अदला बदली करेगा। लेकिन क्या चीज को? तो रिस्पायरेटरी गैसेस को जी। रिस्पायरेटरी गैसेस को ही एक्सचेंज कर लेगा। क्लियर है जी? क्लियर। अब ये रिस्पायरेशन इन अर्थवर्म भी आपका कंप्लीट हो चुका है, बट उससे पहले मैं तुझे बताऊं कि जो अर्थवर्म होता है उसके जैसा एक और ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैं लीच, LEECH, लीच भी एक अर्थवर्म के जैसा ही ऑर्गेनिज्म है, और वो भी ठीक इसी के जैसा ही रिस्पायरेशन करेगा। तो उसके बारे में लिख ही लो, कोई पूछ दे तो जानकारी होनी चाहिए। कंपटीशन वगैरह इस सब अगर आप बैठेंगे तो शायद पूछ देगा, तो लिखेंगे लीच परफॉर्म respiration just like earthworms। मैंने क्या लिखा? मैंने यही लिखा है कि अर्थवर्म के जैसा ही या फिर अर्थवर्म के जैसे ही ये लीच भी परफॉर्म करता है रिस्पायरेशन को। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है जी? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो रिस्पायरेशन इन अर्थवर्म आपको पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में जितना बताना था उससे ज्यादा ही बताया, और ये आपका फिनिश्ड होता है। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसकी ओर मूव करूंगा मैं, उससे पहले आप इसे देख लीजिए, और नहीं लिखे हैं तो लिख भी लो। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है रिस्पायरेशन इन फिश। यानी कि जो फिश होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स की मैं बातें करूं, फिश चाहे प्रॉन्स या मुसेल्स क्यों ना हो, वो भी इस फिश के जस्ट लाइक ए फिश वो भी परफॉर्म करेगा क्या? रिस्पायरेशन। तो और सीखते हैं कि कैसे करेगा। अब चूंकि ये मछली है जी, इसमें कोई शक नहीं है, ओरिजिनल नहीं है माना, लेकिन इसका तो फिगर तो है। क्लियर है? अब ये वाटर में है, फिश इज प्रेजेंट इन द वाटर। अभी मान लो कि ये वाटर में मौजूद है, और वाटर में चूंकि फिश है,
मैं तुझसे बता रहा हूं कि रिस्पायरेशन वाटर में कैसे करता है। अगर सिंपल भाषा में कहूं तुझसे, ये जो गिल्स है इसी की मदद से ये रिस्पायरेशन करता है। कौन? ये फिश। लेकिन कैसे, उसे डिटेल में जरा सा सीखते हैं, डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। तो आओ मैं तुझसे सिखाता हूं और बतलाता हूं। ये होगा क्या कि जो ये फिश देख रहे हैं ये वाटर में, तो पानी में तो डिजॉल्व ऑक्सीजन है ही, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये जो वाटर है वो फिश माउथ में लेगा और माउथ में से ये गिल्स के पास भेज देगा वाटर को। और जैसा ये गिल्स के पास वाटर जाएगा तो जो वाटर में ऑक्सीजन मौजूद है उस ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेगा, यानी कि खींच लेगा वाटर में से, और फिर ये गिल्स से वाटर बाहर आ जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर लेगा ये गिल्स। क्लियर है? तो जब ये ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर लिया गया और फिर इसके बॉडी पार्ट्स में गया ये फिश के, और जब रिस्पायरेशन हुई तो ऑक्सीजन तो ऑब्जर्व हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होगा ही, रिस्पायरेशन हुआ चुकी। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड के द्वारा कैरी करके ये गिल्स तक छोड़ दिया जाएगा और फिर इसी गिल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा। और यही प्रक्रिया चलते रहता है ये इस फिश में, और ये वाटर में आसानी से जी सकता है। लेकिन ये गिल्स दिखता नहीं क्योंकि ये गिल कवर के द्वारा ढका हुआ रहता। नहीं देखे मछली के साइड में इस प्रकार से उखड़ा उखड़ा रहेगा, ऐसे उखड़ेगा तब पता दिखता है। क्लियर है? क्लियर है? तो यही प्रक्रिया है कि आखिरकार यही राज है कि फिश जो है वो वाटर में क्यों जिंदा रहता है और हम लोग क्यों नहीं जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई गिल्स नहीं और वाटर ऐसा कोई तरीका नहीं जो वाटर के मौत में ले और गिल्स के पास भेजे। और वो जो गिल्स है उसका काम ही है वाटर में से जो ऑक्सीजन को खींच लेना। तो हमारे पास ऐसा सिस्टम है नहीं ना, इसीलिए जो भी कोई स्विमर है या फिर जो तैराक है वाटर में अगर उतरता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के, क्योंकि अगर मछली बनने का प्रयास करेगा तो ऐसे ही छटपटा करके रह जाएगा, कोई कुछ होने को नहीं है। एनीवेज, तो लिखेंगे क्या चीज? तो यही फिश हैज a special organs called gills for respiration. रिस्पायरेशन करने के लिए उसके पास गिल्स है, उसी की मदद से वो रिस्पायरेशन करता है। बस इतना। अगर आएगा एक्सप्लेन रिस्पायरेशन इन फिश, तो एक फिश का फिगर ड्रा कर दीजिएगा, कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन कर दीजिएगा, फिर नीचे कुछ बातें हैं जो लिखा देना, और यही एक्सप्लेन करेगा जो वाटर है माउथ में गया, फिर ये गिल्स के पास जाता है, गिल्स जो है वो वाटर को में प्रेजेंट ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है, फिर रिस्पायरेशन होती है, जो बच गया वाटर वो गिल्स से बाहर आ गया, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है वह गिल्स के थ्रू ही बाहर एक्सपेल कर दिया जाएगा। ये सारी बातें लिख लेना, मैं तुझसे एक्सप्लेन कर दिया, जो कुछ इंपॉर्टेंट लगता है उसे लिखा देता है, बाकी तो तुम खुद से ही लिख सकता, बस समझना इंपॉर्टेंट है। और बाकी मैंने लिखा दिया, नोट्स में लिख लीजिएगा। एक फिगर ड्रा करेगा और एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है, उसे मैं डील करता हूं, नहीं तो यहीं पे मैं तुझसे बतला देता हूं। देखो क्वेश्चंस क्या है कि व्हेन ए फिश इज टेकन आउट फ्रॉम वाटर, यानी कि जब एक मछली को पानी से बाहर निकालते हैं तो दे डाई, वह मर जाती है, दे डाई। प्रश्न उठता है कि क्यों, आखिरकार ऐसा क्या हुआ उसके साथ? मछली के साथ कुछ तो हुआ होगा जिसके कारण वह वाटर से बाहर निकलते ही मर जाता है कुछ मिनट के बाद। तो प्रश्न उठता है क्यों, आखिरकार वो क्यों मर जाता है और हम लोग नहीं मर रहे हैं? इसके इस प्रश्न का उत्तर है कि मछली के पास गिल्स है और गिल्स सिर्फ वाटर में ही काम करेगा ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए। मछली के पास हम लोगों के जैसा लक्ष्य नहीं है कि एयर
कि इस एटमॉस्फेयर में हवा से ऑक्सीजन को एंट्री मार सके हमारे बॉडी में और सस्टेन कर सके। अगर लंग्स होता मछली के पास तो वो रह जाती, इस सूखे इन्वायरमेंट में भी हवा से ऑक्सीजन ले पाती, लेकिन उसके पास देयर इज नो लंग्स प्रेजेंट इनसाइड ए फिश एंड दे हैव गिल्स एंड गिल्स डजंट वर्क इन एयर। और गिल्स काम नहीं करता है हवा ऑक्सीजन को ड्रा करना, लेकिन हम लोगों के पास लंग्स है, इसीलिए हम लोग सस्टेन कर पाते हैं और मछली सस्टेन नहीं कर पाती है। इसीलिए कहा जाता है मछली जल की ही रानी। और हम लोग ठीक उसी प्रकार से इसका विपरीत भी कि ह्यूमन बीइंग्स वाटर में नहीं रह सकता, मर जाएगा, रिस्पिरेशन नहीं कर सकता। क्यों? ब्रीथिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास गिल्स नहीं है जी, नहीं है गिल्स, देयर इज नो गिल्स प्रेजेंट इनसाइड ए ह्यूमन बीइंग्स। इसीलिए हम लोग सक्षम नहीं है कि वाटर से ऑक्सीजन को ड्रॉ कर सकें जैसे मछली करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फिश हैव गिल्स फॉर रिस्पिरेशन दैट वर्क्स, जो काम करता है कहाँ? तो ओनली इन वाटर, सिर्फ और सिर्फ पानी में ही वो गिल्स काम करेगा ऑक्सीजन को लेने के लिए। इसीलिए आप उससे बाहर निकलेगा तो फिश क्या हो जाएगा? मर जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मुझे पूरा यकीन है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस आज के लेक्चर में मैं यहीं पे आपको छोड़ता हूँ, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए यहाँ पे भी वीडियोज आ रहे हो, उससे भी देख करके आप सीख सकते हो कि क्या उसमें बताया। और यहाँ भी आ रहा होगा और यहाँ पे मेरा ही लोगो आ रहा होगा साइड, उससे जुड़ सकते हैं। कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। मेरे नेक्स्ट क्लासेस में कुछ नए अंदाज में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए। क्लियर है?